नमस्कार, मैं हूं मनीषा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान कलाकार की जिसने सिर्फ तुलिका और रंगों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भारत की पहचान रची। एक ऐसे चित्रकार जिनकी रचनाओं में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और आज़ादी का जज्बा एक साथ झलकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय कला जगत के अनमोल रत्न नंदलाल बोस की। वो कलाकार जिन्होंने भारत की आत्मा को कागज पर उतार दिया और दुनिया को बताया कि असली कला वही है जो राष्ट्र की मिट्टी से जुड़ी हो। भारतीय चित्रकला के आधुनिक युग में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने न केवल रंगों से चित्र बनाए बल्कि भारत की आत्मा को कागज पर उतारा। ऐसे ही महान कलाकार थे नंदलाल बोस, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम को अपनी कला के माध्यम से अमर बना दिया। वे केवल एक चित्रकार नहीं बल्कि भारतीय कला पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। नंदलाल बोस ने अपनी चित्र शैली में अजंता, एलोरा और लोक कला की परंपराओं को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ा और कला को राष्ट्र सेवा और सांस्कृतिक जागरण का माध्यम बनाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची कला वही है जो समाज, संस्कृति और राष्ट्र को जोड़ती है। तो आइए जानते हैं नंदलाल बोस का प्रेरणादायी जीवन और उनकी अमर कलाकृतियों की कहानी। प्रस्तुत है जीवन परिचय नंदलाल बोस। नंदलाल बोस आधुनिक भारत के एक प्रतिभा संपन्न सुविख्यात चित्रकार जिन्हें अनेक देशों में प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता है। एक ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व जिसमें अगाध ज्ञान, अद्वितीय प्रतिभा, विनम्रता व मधुर हास्य का सुंदर समन्वय था। नंदलाल बोस महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव व टैगोर गांधी जी को बापू कहा करते थे। वे अंतरंग मित्र थे और एक दूसरे का आदर करते थे। एक बार उनकी बातचीत में बड़ी गरिमामयी आ गई, जिसने टैगोर द्वारा पोषित विश्व भारती के शांत वातावरण को उद्वेलित कर दिया। कुछ लोग टैगोर के पक्ष में थे, कुछ बापू के। उस समय गांधी के एक अनुयायी ने चित्रकार नंदलाल बोस को उकसाने का प्रयत्न किया। जब उनसे बार बार यह पूछा गया कि वे किसके पक्ष में हैं, तो नंदलाल बोस ने उत्तर दिया, मैं एक कलाकार हूँ। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा रंग मुझे सबसे अधिक पसंद है, तो भला मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे तो सभी रंग पसंद है। मैं तो गांधी जी और टैगोर को ही चाहता हूँ। वे दोनों ही देश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से किसी एक को पसंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। नंदलाल बोस प्रकृति की गोद में बड़े हुए। उन्हें सभी रंगों से प्यार था। उषाकाल और संध्या, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सभी उन्हें आनंदित करते थे। एक बड़े परिवार के सदस्य के रूप में जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने जीवन संगीत के सभी सुरों से प्यार करना सीखा। उनमें मानवीयता का विकास हुआ, जिससे वो दूसरों के सुख दुख में हाथ बटा सके। सौंदर्य की छाया में नंदलाल बोस के पूर्वज बानूपुर के रहने वाले थे, जो हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर कलकत्ता से 10 मील दूर है। उनके परदादा कृष्ण मोहन के समय यह परिवार बहुत ही संपन्न था, किंतु बाद में यह संपन्नता घटने लगी। नंदलाल के पिता पूर्णचंद बोस दरभंगा के राजा, खड़गपुर तहसील के व्यवस्थापक थे। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1883 को खड़गपुर के बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। जब वे 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता क्षेत्रमणि देवी का देहांत हो गया, पर उन पर उनकी माता का गहरा प्रभाव था। खड़गपुर एक छोटा सा गांव था। खड़गपुर के नैसर्गिक सौंदर्य ने नंदलाल के बाल हृदय पर गहरी छाप लगा दी। गांव को विभाजित करने वाली नदी दक्षिणी की नील पर्वत श्रेणी और सब ओर फैले, हर ऋतु में अपना रूप बदलने वाले धान के खेत, नदी, झील, वन, पशु, पक्षी, इसी परिवेश वाली पार्श्वभूमि से नंदलाल बोस स्वतः ही कला की ओर आकर्षित हुए।
माता पिता का प्रभाव। पूर्णचंद्र बोस का परिवार बड़ा था। वह 100 सदस्यों का एक अविभाजित परिवार था। उनकी माता क्षेत्रमणि देवी एक धार्मिक महिला थी। उनकी धार्मिक उत्सवों में किए जाने वाले पूजा पाठ तथा ईश्वर उपासना में बड़ी निष्ठा थी। उन्हें ग्रामीण हस्तकला से प्रेम था। नंदलाल बोस अपनी माता को रंगोलियों से आकृति बनाते, कशीदाकारी करते, शक्कर की ढाली वस्तुएं तथा गुड़िया बनाते बड़ी एकाग्रता से देखा करते थे। अपनी आंखों के सामने ही सौंदर्य को यह आकार देते देखकर नंदलाल रोमांचित हो जाते थे। उन्होंने अपनी माता से बंगाली भाषा तथा रेखा चित्रों की भाषा सीखी। पैतृक संपत्ति के रूप में उन्होंने अपने माता पिता के गुणों को अपनाया। उनके पिता अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे कड़ा परिश्रम करते थे। नियमित रूप से लिखी जाने वाली उनकी डायरी इसका प्रमाण है। क्षेत्रमणि देवी एक सीधी सादी किंतु सुविचारपूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण महिला थी। नंदलाल बोस पढ़ने लिखने की अपेक्षा कलात्मक रचनाओं में अधिक रुचि लेते थे। कक्षा में बैठे हुए भी उनकी आंखें खिड़की के बाहर धान के खेतों, आकाश, पर्वतमालाओं और पक्षियों को ही निहारा करती थीं। उन्हें पशुओं से प्यार था और वे अपने पालतू पशुओं में बड़ी रुचि लेते थे। बाल कलाकार। नंदलाल बोस गुड़ियों को बनते देखकर कभी नहीं थकते थे। उन्होंने गुड़िया बनाने वालों से मित्रता की और स्वयं गुड़िया बनाने का प्रयत्न भी किया। इसमें सफलता मिलने पर वे बड़े आह्लादित हुए। वहां एक पागल आदमी था जो दीवारों पर चित्र बनाया करता था। पैसे मिलने पर ही वह चित्र बनाता था। एक बार बोस ने उसे 3 पैसे देकर चित्र बनाने को कहा। उस पागल ने केवल 2 रेखाएं खींची और रुक गया। नंदलाल बोस ने पूछा, क्यों रुक गए? तो उसने उत्तर दिया, 3 पैसे में तो तुम्हें इतना ही मिल सकता है। हर बार नंदलाल बोस उसे 3 पैसे देते तो चित्र आगे बनाया गया। चित्र जब पूरा हो गया तो नंदलाल की प्रसन्नता की सीमा न थी। उस पागल व्यक्ति ने जो आकृति बनाई थी वह नंदलाल बोस की ही आकृति थी। उसने कोयले और पानी से ही बनाया था। कपड़े की एक चिंदी ही उसकी तूलिका थी। बाद में नंदलाल बोस ने इस तकनीक का प्रयोग शांति निकेतन के चीना भवन के प्रसिद्ध भित्ति चित्र नातिर पूजा के निर्माण में किया। यद्यपि खड़गपुर एक गांव ही था किंतु वह काफी प्रसिद्ध था। सबसे निकट का रेलवे स्टेशन के मार्ग बरियापुर वहां से 12 मील दूर था। खड़गपुर रेलवे स्टेशन के मार्ग पर ही था। कई लोग उसी रास्ते से जाया करते थे, कोई घोड़ों पर सवार होकर तो कोई गाड़ियों में। व्यापारी और मजदूर भी खड़गपुर होकर ही जाया करते थे। दैनिक जीवन के दृश्य तो नंदलाल बोस के लिए रंगों में विचित्र चित्रों के समान थे। विद्यार्थी नंदलाल। नंदलाल को रंगीन चित्रों का शौक था। पुरानी पुस्तकों और पत्रिकाओं में वे उन्हें खोजा करते थे। उनकी नकल करना ही उनकी चित्रकला के अभ्यास का प्रारंभ था। शाला में नोट्स लिखने की बजाय वे रेखांकन करने में व्यस्त रहते थे। जब उन्हें वर्ड्सवर्थ की कविताएं पढ़ाई जाती तो वे अपनी कॉपी में कवि का रेखाचित्र बनाया करते थे। उनके बनाए रंगीन चित्रों के कारण ही उन्हें हितोपदेश की कहानियां याद रहीं। शाला का अभ्यास उन्हें नीरस लगता था। यह प्रश्न नहीं था कि उन्हें कोई विशेष विषय पसंद या नापसंद था। प्राय आंखों को जो सबसे अधिक प्रभावित करें वही चीजें उन्हें अच्छी लगती थी। बाद में जब वे कलकत्ता में पढ़ने के लिए गए तो वे गणित की कक्षा में कभी अनुपस्थित नहीं रहे। कारण था उन्हें यह विषय पढ़ाने वाला शिक्षक श्री गौरीशंकर डे। उनके व्यक्तित्व ने इन्हें आकर्षित किया था। श्री डे की वेशभूषा उत्तम थी। वे सुघड़ व चपल थे। उनके बाल सफेद थे। वे गले तक अपनी जैकेट के बटन लगाया करते थे। उनकी बर्फ के समान शुभ्र धोती घुटनों के 1-2 इंच ही नीचे होती थी। वे सौम्यता की मूर्ति थे। गणित विषय ने नहीं बल्कि गणित के शिक्षक ने उन्हें आकर्षित किया। उनकी मातृभाषा तो बंगाली थी परंतु शिक्षा का माध्यम हिंदी था। बचपन से ही हिंदी पढ़ने के कारण वह उनके व्यक्तित्व का एक अंग बन गई थी। वे जब अत्यंत सुखी या दुखी होते तो वे अपनी भावनाओं को हिंदी में ही व्यक्त करते थे, बंगाली में नहीं। अपने पुराने मित्रों से वे हिंदी में ही बातचीत करते थे। अपने नाती पोतों को कहानियां भी वे हिंदी में ही सुनाया करते थे। महत्वहीन व छोटे छोटे मतभेदों की नंदलाल ने कभी परवाह नहीं की।
शिक्षक और विद्यार्थी, ऊंच और नीच का भेदभाव उनके मन में कभी नहीं आया। वे एक महान कलाविद और आर्ट गैलरी के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने कभी अपने पुराने मित्रों की उपेक्षा नहीं की। वे सभी से समानता का व्यवहार करते थे और कभी स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझते थे। अपने गांवों के मित्रों के बीच सहजता से घुल मिल जाते थे। एक बार उनके बचपन का एक ग्रामीण मित्र उनसे मिलने गया। नंदलाल ने बड़ी खुशी से सारा दिन उसके साथ बिताया। उनके बीच बनावटी शिष्टाचार अथवा शिक्षा की कोई खाई नहीं थी। नंदलाल में इतनी आत्मीयता थी कि बच्चों के बीच वे स्वयं भी बच्चे बन जाते थे। यह उनकी महानता का प्रतीक है। कलकत्ता में 15 वर्ष की आयु में अपनी आगे की शिक्षा के लिए वे कलकत्ता गए। वहां उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा के लिए केंद्रीय महाविद्यालयीन शाला में अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने एफए की परीक्षा के लिए जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया। उनका मन तो कला में लगा था। महान चित्रकारों की कलाकृतियों के अध्ययन हेतु वे अपना सारा समय पुस्तकें व पत्रिकाएं जुटाने में बिताया करते थे। यहाँ तक कि अपनी शाला की फीस का पैसा भी वे कला पर ही खर्च कर देते थे। इसके अतिरिक्त हॉटी बागान के अपने घर में उन्होंने बहुत से पालतू पशु भी रखे थे। एफए की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो सके, परंतु बार बार की इन असफलताओं से भी कला के प्रति उनकी रुचि में कोई कमी नहीं आई। शहर के शोरगुल से छुटकारा पाने के लिए वे प्राय बानूपुर जाया करते थे। उस समय बानूपुर में तब्दीलियां हो रही थी और नंदलाल ने उसकी ओर ध्यान दिया। नए जूट कारखाने के आसपास के सौंदर्य को नष्ट कर दिया गया था। दूसरी बात जिससे वे दुखी हुए वह थी मजदूरों की दशा। जहां वे लोग रहते थे वे वहां जाते, उनसे मिलते, दुखी होते। मजदूरों के शोषण के अतिरिक्त उस समय अंग्रेजी राज की और अन्य जातियों की बुराइयां भी थी, पर इन परिस्थितियों ने उन्हें एक क्रांतिकारी बना दिया। इस समय नंदलाल पर उनके एक मित्र, संबंधी तथा अरविंद के अनुयायी देवव्रत बोस का बहुत अधिक प्रभाव था। आयु के 20वें वर्ष में उनका विवाह हुआ, जबकि वे विद्यार्थी ही थे। प्रकाश चंद पाल की लावण्यमयी कन्या सुधीरा देवी उनकी पत्नी थी। पाल एक संपन्न व्यक्ति थे। नदी के एक किनारे पर वे रहते थे और दूसरे पर नंदलाल। विवाह के पश्चात उनके ससुर ने उनकी पढ़ाई में रुचि ली। नंदलाल प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हो गए। वहां भी वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें तो रेखांकन और चित्रकला से लगाव था। अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल ने चित्रकारी सीखने का अथक प्रयत्न किया। अपने अनुज अतुल मित्र से उन्होंने स्थिर चित्र यानी कि मॉडल ड्राइंग बनाना, स्थिर चित्रों में सजीव रंग भरना और अन्य चित्रकारी का अभ्यास किया। उन्होंने यूरोप के सुविख्यात कलाकारों की कृतियों की अनुकृतियां बनाई। ऐसी ही एक कृति राफेल की माडोना थी। इस काल में नंदलाल राजा रवि वर्मा के चित्रों के प्रति भी बड़े उत्साहित थे। नंदलाल की एक कृति महाश्वेता में रवि वर्मा के प्रभाव की झलक दिखती है। जब वे अपना मार्ग खोज ही रहे थे कि अचानक ही अवनींद्रनाथ की बुद्धि, सुजाता और व्रज मुकुट कलाकृतियों ने इनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। नंदलाल आनंद विभोर उठे और मन ही मन अवनींद्रनाथ को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अवनींद्रनाथ जी कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चित्रकला के लिए ही अर्पित कर दिया था तथा वे कितने ही कलाकारों के गुरु भी थे। वे शासकीय कला विद्यालय के उप प्राचार्य थे और ईबी हॉवेल के अधीन काम कर रहे थे। शासकीय कला विद्यालय मद्रास के प्राचार्य के रूप में मिस्टर हॉवेल ने अच्छा काम किया था। उन्होंने हथकरघा उद्योग में भी रुचि दिखाई तथा उनके पुनरुद्धार के लिए भी प्रयत्न किया। जब वे कलकत्ता आए तो उन्होंने यूरोपीय चित्रों को हटाकर उनके स्थान पर मुगल व राजपूत शैली के चित्र लगवाए। उन्होंने एक फाइन आर्ट का विभाग शुरू किया, समस्त भारत के कलाकारों को आमंत्रित किया। उन्होंने स्टेंसिल काटना, कागज काटकर आकृतियां बनाना और कागज को मोड़कर आकृतियां बनाने की कला को अनिवार्य कर दिया। सुविख्यात कलाविदों को आमंत्रित किया व सभी विद्यार्थियों से उनकी भेंट संभव कर दी। सर हॉवेल ने अवनींद्रनाथ को यूरोपीय प्रभाव से मुक्ति दिलाई। उन्होंने उनका ध्यान मुगल व राजपूत शैलियों की ओर आकर्षित किया। उनकी बाद की कलाकृतियों में इन शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। बाद में अवनींद्रनाथ ने ओकाकुरा से जापानी चित्रकला सीखी।
ओकाकुरा एक महान जापानी चित्रकार व कला आलोचक थे जो स्वामी विवेकानंद के साथ भारत आए थे। ओकाकुरा ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी राष्ट्र की भावनाओं की अभिव्यक्ति उसकी कला में होती है। उन्होंने यह भी कहा कि कला की दृष्टि से समस्त एशिया एक ही है। वे जापान वापस गए तो वहां से उन्होंने 2 अन्य जापानी चित्रकार ताएको ऑन और हिलसिदा को भारत भेजा। अवनींद्रनाथ ने इन्हीं के मार्गदर्शन में जापानी कला का अध्ययन किया। अवनींद्रनाथ का, जिनके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी है, भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान में उच्च स्थान है। श्री रामकृष्ण जी के मन में जो स्थान स्वामी विवेकानंद के लिए था, वही स्थान अवनींद्रनाथ टैगोर के मन में नंदलाल बोस के लिए था। गुरु से मिलन। नंदलाल बोस ने सुन रखा था अवनींद्रनाथ बड़े उदार व्यक्ति हैं। वे उनसे उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहना चाहते थे। अकेले जाने में उन्हें संकोच होता था। उनके सहपाठी सत्येन उनके साथ जाने को राजी हो गए। बोस की ओर से सत्येन ने गुरुजी से कहा, कृपया इन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। टैगोर ने बोस की ओर देखा। बोस उस समय 21 वर्ष के थे। उनके बाल पतले, घुंघराले, चेहरा आकर्षक और आंखें चमकीली थीं। अवनींद्रनाथ ने तुरंत ही निश्चय कर लिया, परंतु शरारतपूर्ण ढंग से उनसे पूछा, क्या तुमने डूब मारी है? क्या आज तुम स्कूल नहीं गए? बोस ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, महाशय मुझे क्षमा करें, मैं कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। अपने प्रमाण पत्र दिखाइए, अवनींद्रनाथ ने कहा। बाद में बोस अपने प्रमाण पत्र व कुछ चित्र यानी कि पेंटिंग्स लेकर उनके पास गए। केवल अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही नहीं बल्कि हावेल और लाला ईश्वरी प्रसाद ने भी उन चित्रों को बारीकी से जांचा और परखा। उनमें से कुछ यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां थीं। उनके मौलिक चित्रों में एक महाश्वेता को हावेल ने सराहा। लाला ईश्वरी प्रसाद ने गणेश शीर्षक की चित्र की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, इन रेखाओं को देखो, इनमें परिपक्वता है। अवनींद्र अपने भावी होनहार शिष्य से मिलकर प्रसन्न हुए। बोस के कला प्रयोग ने उन्हें आकर्षित किया। मैं उसकी देखभाल करूंगा। नंदलाल को एक चिंता थी, उन्होंने जो मार्ग चुना है, क्या उनके घर के लोग उससे सहमत होंगे? उनके ससुर अवनींद्रनाथ के पास गए। उन्हें चिंता थी, क्या एक कलाकार इतना कमा सकेगा कि अपनी पत्नी व बच्चों का भरण पोषण कर सके? अवनींद्रनाथ ने उन्हें विश्वास दिलाया, नंदलाल के लिए आप चिंता न करें, मैं उनकी देखभाल करूंगा। अवनींद्रनाथ प्राय अपना यह मत व्यक्त किया करते थे कि शिष्य गुरु के कारण एक कलाकार नहीं बनता, उसे स्वयं को उस रूप में ढलना पड़ता है और ढालना पड़ता है। गुरु तो शिष्य की ठीक से उसी प्रकार देखरेख करता है जिस प्रकार माली कमल की। प्रतिभा का विकास। ऐसे महान गुरु की छत्रछाया में बोस एक कुशल कलाकार बने। अवनींद्रनाथ केवल शिक्षक ही नहीं अपितु एक समर्पित कलाकार भी थे। विद्यार्थियों के बीच वे स्वयं भी एक विद्यार्थी ही रहा करते थे। बोस ने अवनींद्रनाथ के इस गुण को आत्मसात किया। गुरु ने बोस के अध्ययन में विशेष रुचि दिलाई। प्रारंभ में हरे राम बसु व ईश्वरी प्रसाद ने उनका मार्गदर्शन किया। बाद में अवनींद्रनाथ स्वयं उनके अध्ययन का निरीक्षण करने लगे। उस समय बोस ही उनके एकमात्र विद्यार्थी थे। आगे चलकर तो उनके कई विद्यार्थी हो गए। उनमें से एक कर्नाटक के व्यक्पा थे, जिन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की। शिष्य के रूप में बोस ने 5 वर्ष बिताए। उन्हें 12 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती थी। अवनींद्रनाथ के पढ़ाने की पद्धति सरल व आनंदप्रद थी। उनके विद्यार्थी संपूर्ण एकाग्रता से उनकी बातें सुना करते थे। कक्षा का वातावरण कभी बोझिल नहीं होता था। उनके अध्यापन में भारत के इतिहास, पौराणिक कथाएं, रामायण तथा महाभारत का विशिष्ट स्थान था। बुद्ध की कहानियां कलाकार के लिए विषय वस्तु प्रस्तुत करती थीं। घायल हंस की सेवा करते हुए सिद्धार्थ, दशरथ की मानवता, देवी काली, सत्यभामा, कृष्ण, शिव का तांडव नृत्य, भीष्म प्रतिज्ञा, गांधार, धृतराष्ट्र, संजय के सभी चित्र थे, जिन्हें बनाने की प्रेरणा उन्हें वैताल 25 कहानियों से मिली। उनकी सती कलाकृति की बड़ी प्रशंसा हुई। हावेल को बोस की प्रतिभा में बड़ा विश्वास था। जब अवनींद्रनाथ ने बोस को उनके चित्र सिद्धार्थ में कुछ परिवर्तन के सुझाव दिए तो हावेल ने कहा, नहीं, जैसा है वैसा ही रहने दो, और उन्होंने बोस की कल्पना को उचित बताया।
बीमारी के कारण हावेल को इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसके बाद पर फर्सी ब्राउन नियुक्त हुए जो बड़े अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने सबके लिए समय पर आने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, समय होते ही वे दरवाजे बंद कर देते थे। पहले दिन बोस को बाहर ही रुक जाना पड़ा। उन्हें कक्षा में आने देने के लिए अवनींद्रनाथ को विशेष अनुमति लेनी पड़ी। भगनी निवेदिता। इस समय उन्हें भगनी निवेदिता से बहुत प्रोत्साहन मिला। जगदीश चंद्र बोस के साथ वे नंदलाल के चित्रों को देखने आई और चित्रकार की घनिष्ठ मित्र बन गई। नंदलाल बोस की तूलिका के ही नहीं, कलम के भी धनी थे। जब भगनी निवेदिता का स्वर्गवास हुआ तो उनके शब्द उनके रंगों से अधिक चमत्कारिक थे। उनके मुख पर एक अनुपम उदारता थी। उनके मुख पर पवित्रता व शक्ति का तेज था। जो भी उनके चेहरे को एक बार भी देखता फिर कभी उसे भुला नहीं पाता। उन्होंने मुझे जो प्रोत्साहन दिया उसके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम ही होगा। उनकी मृत्यु से मैं अपनी पालक देवी को खो बैठा हूँ। रामकृष्ण और विवेकानंद से उन्होंने ही मेरा परिचय कराया था। नंदलाल बोस ने केवल एक महान चित्रकार ही नहीं बल्कि उन्होंने कला की पुनर्स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। असित कुमार हल्दर, सुरेंद्रनाथ गांगुली, समरेंद्र गुप्त, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, सुरेंद्रनाथ कार, के वेंकटप्पा, हकीम मोहम्मद खान, शैलेंद्रनाथ डे तथा दुर्गा सिन्हा के समान कला के पुनर्स्थापकों में से बोस भी एक थे। इन सब के प्रेरणा स्रोत अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे। भारत का दौरा। गगनेंद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी और ओसी गांगुली जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों तथा कला आलोचकों ने भी नंदलाल बोस की प्रतिभा व उनकी मौलिक शैली को मान्यता दी। इन कला प्रेमियों की धारणा थी कि चित्रकारी के विकास के लिए स्वस्थ आलोचना आवश्यक है और उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रथम कला प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया। बोस ने इस धन का उपयोग देश का दौरा करने के लिए किया। इनके साथ स्वामी विवेकानंद के मित्र एक चित्रकार प्रियनाथ सिन्हा भी थे। बोस ने गया, बनारस, आगरा, दिल्ली, मथुरा और वृंदावन की यात्राएं की। कुछ समय बाद वे गांगुली के साथ दक्षिण के तीर्थों व मंदिरों को भी देखने आए। उनके लिए इन यात्राओं का अर्थ या जीवन और कला का अध्ययन उन्होंने अपनी इन यात्राओं को, अनुभवों को अपनी डायरी तथा रेखा चित्रों की पुस्तकों में अंकित किया है। अवनींद्रनाथ के मित्र। बोस को शासकीय कला विद्यालय में अध्ययन के लिए आमंत्रित किया गया पर वे नहीं गए। उन्होंने अवनींद्रनाथ के घर में ही सुंदर कला चित्रों का संग्रह करने में ही उनकी सहायता की। इस अनुपम संग्रह में विभिन्न शैलियों के कलात्मक चित्र, पत्थर व धातु की बनी मूर्तियां, हाथी दांत पर की गई शिल्पकारी, भारत के विभिन्न प्रदेशों की गुड़ियां और पोशाकें तथा नेपाल और तिब्बत से लाए गए कलात्मक चित्र संग्रहित हैं। बोस ने कुछ अत्यंत प्राचीन चित्रों की अनुकृतियां भी तैयार की। अवनींद्रनाथ का कला विद्यालय केवल विद्यालय ही नहीं वरन विभिन्न गतिविधियों का केंद्र भी था। वहां शास्त्रीय कला व लोक कला के अध्ययन के अतिरिक्त कविता पाठ व परिसंवाद भी होते थे। इन सब का उद्देश्य था कला के सौंदर्य की अनुभूति व उनके मूल में कला की अभिवृद्धि। सन 1907 में भारतीय कला के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटी। हावेल, सर जॉन वुडरॉफ, भगनी निवेदिता, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर व कुछ अन्य लोगों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई। नंदलाल बोस का इस संस्था से घनिष्ठ संबंध था। इस संस्था के अनेक उद्देश्य थे। उनमें से कुछ ये थे: जनसाधारण में कला के प्रति रुचि पैदा करना, इस उद्देश्य पूर्ति के लिए चित्र प्रदर्शनियों का आयोजन करना व कलाकारों की सहायता करना, कला के जीवन का बहुमुखी विकास। एक कलाकार के रूप में नंदलाल बोस के जीवन में अनेक गुणों का विकास हुआ। छोटे बड़े का वे कोई भेदभाव नहीं रखते थे। इस पृथ्वी की बकरी और स्वर्ग का घोड़ा दोनों ही उन्हें समान रूप से प्रिय थे। जब उन्होंने गांधी जी की प्रिय बकरी का चित्र बनाया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस पर एक कविता लिखी। कविता में उन्होंने कहा, हे चरवाहे, यह वह बकरी नहीं जिसे तुम प्यार से पालते हो, यह तो एक नई रचना है।
उनका सिद्धांत था कला जन जन के लिए है। वे चाहते थे कि आम लोगों के घरों में भी चित्र हों। एक बार वे बानूपुर गए। वहां उन्होंने अनेक चित्र बनाए और उन्हें 4 आने प्रति हिसाब से लोगों को बेच दिया। जब अवनींद्रनाथ ने सुना तो वे बानूपुर गए और सभी चित्र खरीद लाए। रविंद्रनाथ टैगोर नंदलाल बोस को बहुत चाहते थे। वे बार बार उनसे पूछा करते थे, नंदा तुम क्या कर रहे हो? जब नंदलाल बोस ने शांति निकेतन के कला विभाग का भार ग्रहण कर लिया तो रविंद्रनाथ टैगोर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने एक स्वागत गीत से नंदलाल बोस का सम्मान किया। बोस के विद्यार्थी सदैव उन्हें मास्टर मोशाय कहकर संबोधित करते थे। बोस बड़े प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करते थे। वे सदैव अपने विद्यार्थियों को उनकी कल्पना तथा रुचि का अनुकरण करने को प्रोत्साहित किया करते थे। उनका पवित्र जीवन, कला के प्रति उनका समर्पण, उनकी मधुर वाणी, उनकी नम्रता व मोहक हास्य ने उन्हें विद्यार्थियों का प्रिय बना दिया था। जब अवनींद्रनाथ ने नंदलाल बोस का दमयंती का स्वयंवर चित्र देखा तो उन्होंने कहा, मुझे तो विवाह मंडप से बहती भीनी सुगंध भी आ रही है। जापानी चित्त ओकाकारा ने बोस के अग्नि चित्र पर टिप्पणी करते हुए कहा, इसमें सब कुछ है, बस यदि किसी चीज की कमी है तो केवल उष्णता की। नंदलाल बोस चित्र बनाते कभी थकते न थे। एक बार तो रविंद्रनाथ टैगोर की मालगुजारी में शीत ऋतु में ही पूरे माह तक रहे। पद्मा नदी में बर्फ जम गई थी। बोस उसके अनुपम शुभ सौंदर्य के चित्र बनाते रहे, यहाँ तक कि चित्रकारी का उनका सारा सामान ही समाप्त हो गया। भगनी निवेदिता ने उन्हें अजंता गुफाओं के शिल्प की आकृतियां बनाने को राजी किया। वेंकटप्पा, हलदर और समरेंद्र गुप्ता भी उनकी सहायता के लिए उनके साथ गए। फिर उन्होंने ग्वालियर की बाग गुफाओं के भित्ति चित्रों की भी अनुकृतियां बनाई। सारनाथ के भित्ति चित्र उन्हें बहुत प्रिय थे। चूंकि वे बौद्ध नहीं थे, इसीलिए उन्हें इन चित्रों की अनुकृतियां बनाने की अनुमति नहीं मिली। इससे वे बेहद दुखी हुए। वसु विज्ञान मंदिर व चीन भवन में नंदलाल बोस ने कथा प्रासंगिक चित्र बनाए। बड़ोदरा के महाराज ने उन्हें भित्ति चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। विदेश यात्रा। नंदलाल बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर की अनेक रचनाओं के लिए भी चित्र बनाए। चयनिका, दूज का चांद, गीतांजलि, फल संचय, उनमें चित्र पर टैगोर ने एक कविता भी लिखी। टैगोर के नाटकों के रंगमंच की साज सज्जा भी नंदलाल ही करते थे। सन 1924 में बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ चीन, जापान, मलाया और ब्रह्मदेश की यात्रा की। 10 वर्ष पश्चात दोनों ने श्रीलंका की भी यात्रा की। नंदलाल एक महान विद्वान भी थे। उनके एक मित्र ने कहा था, उनकी मित्रता स्वयं में ही एक शिक्षा है। उनकी निरीक्षण शक्ति बड़ी तीव्र थी। अपनी यात्राओं के दरमियान उन्होंने भारतीय संगीत व चित्रकला तथा चीनी संगीत और चित्रकला में निहित समान तत्वों को पहचाना। गांधी जी के साथ गांधी जी व नंदलाल बोस परम मित्र थे। आज भी सेवाग्राम स्थित गांधी जी के आश्रम की एक दीवार पर नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया एक चित्र मौजूद है। राजा बिंबिसार के यज्ञ में बलि दिए जाने वाले जिस मेमने की बुद्ध ने प्राण रक्षा की थी, उसी मेमने को ले जाते हुए बुद्ध को इस चित्र में दर्शाया गया है। एक बार गांधी जी ने बोस को संत तुकाराम का एक चित्र बनाने को कहा। बोस ने वह चित्र बनाया और गांधी जी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। नंदलाल ने गांधी जी के जीवन से संबंधित अनेक घटना प्रसंगों को चित्रांकित किया। उनमें गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा का चित्र तो एक अमर कृति है। समुद्र के पानी में नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ने के लिए सन 1931 में गांधी जी ने दांडी नामक स्थान के लिए 21 दिनों की पैदल यात्रा की थी। जब गांधी जी शांति निकेतन पहुंचे थे तो बोस ने प्रार्थना सभा में गांधी जी सलीब ढोते हुए ईसा मसीह और श्री दुर्गा जैसे चित्र बनाए थे। एक दिन गांधी जी बोस के साथ तिताल के रेतीले समुद्री तट पर घूमने गए। वहां एक मजेदार घटना घटी। बोस ने अपने जूते रेतीले तट पर ही छोड़ दिए और आगे बढ़ गए। गांधी जी वहीं खड़े जूतों की निगरानी करते रहे। जब नंदलाल पानी के बाहर आए तो वे बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने तब से जूते पहनना छोड़ देने का निश्चय कर लिया। एक दूसरी घटना यह भी है। एक बार नंदलाल के पास चित्र बनाने के लिए रंग नहीं थे और आस-पास कहीं वे रंग मिल भी नहीं सकते थे। तब गांधी जी ने कहा, यहाँ की मिट्टी से काम कर लीजिए। फिर क्या था,
नंदलाल ने विभिन्न रंगों की मिट्टी का प्रयोग किया और कितने ही पोस्ट कार्ड आकार के पृष्ठों पर चित्र बना डाले। फैजपुर, लखनऊ और हरिपुर में कांग्रेस अधिवेशन के लिए बनाए गए विशेष मंडपों को सुसज्जित करने के लिए गांधी जी ने बोस को ही निमंत्रित किया था। हरिपुर अधिवेशन के समय बोस ने वहां के जनजीवन की झांकियां अपने चित्रों में दर्शाईं। इसके लिए बोस व उनके साथी लोगों के जीवन से परिचित होने के लिए आसपास के गांवों में गए तथा निकटता से उन्हें देखा, समझा। पश्चात 83 चित्रों को उन्होंने चित्रित किया। नंदलाल ने अपने चित्रों के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियों व विषयों को अपनाया। वे रामायण, महाभारत, पुराण, संस्कृत काव्य, बुद्ध, ईसा तथा गांधी के जीवन, प्रकृति तथा मानव जीवन से अपने चित्रों के विषयों को चुनते थे। वे विभिन्न प्रकार के कागजों तथा सूती व रेशमी पटल यानी कि कैनवास का प्रयोग करते थे। अनेक प्रकार से बनाए गए रंगों का प्रयोग करते थे। कभी कभी तो ब्रश का काम भी वे कपड़े की चिन्नियों से ले लेते थे। उनके चित्र भी विभिन्न आकार प्रकार के होते थे। जनता की कृतज्ञता। नंदलाल बोस को वे सब सम्मान मिले जो एक कलाकार को मिल सकते हैं। इलाहाबाद की चित्र प्रदर्शनी में उन्हें रजत पदक प्रदान किया गया। कुछ समय बाद लखनऊ में उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। भारतीय ललित कला अकादमी ने उन्हें अपना सदस्य चुनकर उन्हें सम्मानित किया। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने दशकोत्तम की पदवी से उन्हें सम्मानित किया। भारत सरकार देश के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण तथा भारत रत्न आदि उपाधियां प्रदान करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नंदलाल बोस को इन्हीं सम्मानित पुरस्कारों के लिए प्रतीक चिन्ह तैयार करने को कहा। सन 1954 में स्वयं बोस को पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया। बोस ने चित्रकारी पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ शिल्प चर्चा लिखा। कलकत्ता की फाइन आर्ट अकादमी ने रजत जयंती पदक से उन्हें सम्मानित किया। सन 1965 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा नंदलाल बोस को टैगोर जन्म शताब्दी पदक प्रदान किया गया। सौम्य हास। नंदलाल बोस को हंसी मजाक बहुत पसंद था, परंतु ऐसा हंसी मजाक नहीं जिससे किसी के मन को चोट लगे। एक बार उन्होंने अपने एक विद्यार्थी से प्रश्न किया, 1 अप्रैल को मूर्खों का दिन क्यों कहा जाता है? बेचारे विद्यार्थी को मालूम नहीं था, वह चुप रहा। तब बोस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानता, इसीलिए हम दोनों ही मूर्ख हैं। एक अन्य अवसर पर मुकुल डे और रविंद्रनाथ टैगोर भी उनके मजाक के पात्र बन गए। उन दिनों लोग विदेशों की बनी वस्तुओं का उपयोग करने के बड़े शौकीन थे। बोस ने मुकुल डे को एक स्याही की बोतल दी और कहा कि यह जापान की बनी है। मुकुल डे ने वह शीशी रविंद्रनाथ टैगोर को दे दी। टैगोर ने उसी स्याही से बोस के स्वागत में एक कविता लिखी, किंतु कागज पर स्याही का एक चिन्ह भी दिखाई नहीं दिया। मुकुल डे ने समझा कि शायद कुछ देर बाद स्याही के अक्षर दिखने लगेंगे। अंत में नंदलाल बोस ने रहस्योद्घाटन किया कि वह तो केवल कजली यानी कि काबन है और उन्हें सबक सिखाने के लिए दिया गया था। यह स्थिति तो और भी मजेदार हो गई क्योंकि टैगोर ने इसके लिए हाथ का बना चीनी कागज काम में लाया था। कागज के किनारे सुनहरे थे और चारों किनारों पर चित्र बने थे। बाद में बोस ने जब उन दो महापुरुषों के बीच घटी सारी बातों का पता चला तो वे स्वयं बड़े दुखी हुए। एक महान व्यक्तित्व। नंदलाल बोस ने अपनी सादगी व सज्जनता को अंत तक बनाए रखा। विश्व भारती की दैनिक प्रार्थना सभा में वे शामिल होते थे, परंतु वे हमेशा अंतिम पंक्ति में रहते थे। नंदलाल बोस ने अपने 40 वर्षों के चित्रकार जीवन में अपने स्वयं में ही एक संसार का निर्माण कर लिया था जो उनके व्यक्तित्व जैसा ही विशाल और गहरा था। हम तालाब का कितना पानी पी सकते हैं, बाग के कितने फूल तोड़ सकते हैं, कितने टिमटिमाते हुए तारों को गिन सकते हैं। नंदलाल बोस का व्यक्तित्व और उनकी कृतियां कल्पना गणना से परे हैं। बोस तो भारतीय जनश्रुतियों की कामधेनु के समान थे। जो भी उनसे कोई चित्र मांगता तो वे उन्हें तुरंत दे देते थे। उनकी ख्याति की तरह उनकी कलाकृतियां भी दूर दूर तक फैली हैं। उनमें से कुछ तो खो भी गईं। एक बार लंदन जाने वाला एक जहाज जिस पर उनके बनाए अनेकों बंगाली चित्र थे डूब गया और सारे के सारे चित्र नष्ट हो गए। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बोस को अत्यंत प्रिय थे। इस हानि से वे बड़े दुखी हुए। उनका सती चित्र जापान में छपा व बहुत प्रसिद्ध हुआ।
नंदलाल बोस को उषा काल का समय बहुत प्रिय था। वे प्राय अपने शिष्यों को सलाह दिया करते थे, चित्र बनाने के लिए तड़के सुबह के समय से अच्छा कोई समय नहीं है। नंदलाल बोस प्रातः 3 बजे ही उठ जाया करते थे। वे प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे, फिर हाथ में एक थैली लिए प्रातः भ्रमण के लिए निकल जाया करते थे। भ्रमण करते समय पूरे समय उनकी आंखें प्रकृति के सौंदर्य की खोज में व्यस्त रहती थीं। आह, वह कंकड़ कितना प्यारा है, वह कली कितनी सुंदर है। बोस उन्हें उठाकर अपनी थैली में रख लेते थे। एक नन्हे बच्चे की तरह वे छोटी छोटी सुंदर वस्तुएं एकत्रित करते रहते थे। उन्होंने उस थैली का नाम भी रख दिया था, 1 लाख रुपए की थैली। यदि उन्हें कहीं मार्ग में कांच के टुकड़े या कीले पड़े दिख जाते तो वे भी उन्हें उठाकर दूर फेंक देते थे, ताकि छोटे बच्चों को चुभ न जाएं। भला ऐसे दयालु व्यक्ति को लोग क्यों न प्यार करेंगे। अमर रचना। 83 वर्ष की आयु में 16 अप्रैल 1966 को नंदलाल बोस का स्वर्गवास हो गया। जिस प्रकार गीत समाप्त हो जाने पर भी उसके मधुर स्वर कानों में गूंजते रहते हैं, उसी प्रकार नंदलाल बोस के व्यक्तित्व की महक अभी भी बनी है। यद्यपि वे इतिहास का एक अंग बन चुके हैं, फिर भी अपने चित्रों के रूप में वे हमारे बीच विद्यमान हैं। उन्होंने कला की जिस अनमोल एवं विशाल संपदा का सृजन किया, उसके कारण वे अमर हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस कलाकार की जिसने भारत की कला को एक नई पहचान दी। नंदलाल बोस। उनकी तुलिका ने सिर्फ चित्र नहीं बनाए, बल्कि हर रेखा में राष्ट्र की आत्मा को जीवंत कर दिया। आज भी उनकी कृतियां हमें याद दिलाती है कि सच्ची कला वही है जो समाज से जुड़ी हो, संस्कृति को संजोए और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।